आज सुमन के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। रात भर सो न सकी थी। इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि क्या करें और क्या न करें। एक तरफ बेटी की पढ़ाई तो दूसरी तरफ फीस की फिक्र और साथ में समाज और रिश्तेदार। अपनी इकलौती बच्ची आराध्या का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर एक बच्चे को पढ़ाना इतना महंगा हो जाए, उसने सोचा न था। पति की साधारण सी नौकरी, उस पर शिक्षा का इतना खर्च। आजकल एक आदमी की कमाई से तो घर का खर्च ही नहीं चल पाता। तभी बेचारी छोटी सी नौकरी कर रही थी। इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि कोई बड़ा काम कर पाती। बड़ी दुविधा में थी। यदि वह सैरोगेट मदद बने तो क्या उसके पति उसके साथ निर्णय में सहमत होंगे? लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे रिश्तेदार उसे कलंकिनी कहने लगे। सुमन यही सब बातें सोच रही थी, तभी अचानक रेखा की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। माथे पर सिलवटे लिए क्या सोच रही हो सुमन? वही अपनी बेटी आराध्या के आगे की पढ़ाई के बारे में। रेखा, फीस भरने का समय नज़दीक आ रहा है और पैसों का इंतजाम है नहीं। इतना पैसा तो कोई सगा भी नहीं देगा, और दे भी देगा तो लौटाऊंगी कैसे? घर जाती हूँ तो आराध्या की उदास सूरत देखी नहीं जाती, और यहाँ काम में मन नहीं लग रहा। करूँ तो क्या करूँ? कहाँ से इतने पैसे का इंतजाम करूँ? उदास मन से सुमन बोली। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, इसलिए मैंने तुम्हें सैरोगेट मदद के बारे में बताया था। फिर उसमें कोई बुराई भी नहीं है सुमन। जिन दंपतियों के किसी कारण बच्चा नहीं होता, या फिर महिला में कोई बीमारी हो जिससे वह बच्चा पैदा करने में असक्षम हो, तो ऐसे दंपति स्वस्थ महिला की कोख किराए पर लेते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे उस दंपति को सुपुत्र करना होता है। कोख किराए पर देने वाली महिला को उस बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती और न ही उस बच्चे पर कोई हक। इसमें उस दंपति महिला के अंडाणुओं को पुरुष के शुक्राणुओं से निषेचित कर कोख किराए पर देने वाली महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह कानूनन कोई गलत काम नहीं है। इसमें तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के काम आएंगे। रेखा, तुम तो मेरे भले की बात कर रही हो। मेरा एक दिल तो कहता है तू अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती, और दूसरा, ये समाज, दुनिया मुझे क्या कहेगी? सुमन, दुनिया वाले नहीं पढ़ाएंगे तुम्हारी बेटी को। उसके लिए तुम दोनों पति पत्नी को ही सोचना होगा। इतने पैसे की मदद कोई नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत होता तो मैं ही अपने रिश्तेदार की मदद से तुम्हें दे देती, किंतु पता नहीं मेरे पति इसके लिए मानेंगे या नहीं। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर पड़ोसी, रिश्तेदार क्या कहेंगे? रेखा ने कहा, बस तुम्हारे पति मान जाए, रिश्तेदारों की फिक्र न करो। वैसे भी तुम्हारी बेटी का दाखिला कोटा में आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट में हुआ है। वह तो वहाँ जाएगी, और यदि तुम कोख किराए पर दोगी तो तुम्हें भी तो लिटिल एजेंस सेंटर में रहना पड़ेगा, जहाँ अन्य सैरोगेट मदर्स भी रहती है। तब तुम कह सकती हो कि तुम अपनी बेटी के पास जा रही हो। सुमन को रेखा की बात जच गई। रात को खाना खा सोने से पहले जब सुमन ने अपने पति को यह सैरोगेट मदर्स वाली बात बताई तो एक बार तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन सुमन तो जैसे ठान चुकी थी। सो अपनी बेटी का वास्ता देते हुए बोली, देखो जी, आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। हमारा ज़माना अलग था, जब सरकारी स्कूल में पढ़कर अच्छे अंक ले आते थे और आगे फिर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन जाते थे। पर आजकल बहुत प्रतिद्वंदिता है। बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेकर डॉक्टरी या फिर इंजीनियर की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। हमारी तो एक ही बेटी है, वह कुछ बन जाए तो हमारी भी चिंता खत्म हो जाए। उसे कोटा में दाखिला मिल भी गया है, अब बस बात फीस पर ही तो अटकी है। यदि हम उसकी फीस न भर पाए तो बेचारी आईटीआई की प्रवेश परीक्षा की तैयारी न कर पाएगी। दूसरे बच्चे उससे आगे निकल जाएंगे। आजकल बहुत प्रतियोगिता है। यदि उसने वह परीक्षा पास भी कर ली तो हम आगे की फीस न भर पाएंगे। फिर खाली इंस्टीट्यूट की ही नहीं, वहाँ कमरा किराए पर लेकर रहने वाले, खाने पीने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? रेखा बता रही थी
कि कोक किराए पर लेने से करीबन 7-8 लाख मिल जाएंगे। सिर्फ 9 महीने की तो बात है, उसके बाद तो कोई चिंता ही नहीं। हमें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पड़ जाएगी तो कोई अच्छा लड़का भी मिल जाएगा। जमाना बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। सुमन के बार बार कहने पर उसके पति मान गए। अगले दिन सुमन ने यह बात खुश होकर रेखा को बताई। अब सुमन बेटी को कोटा भेजने की वह स्वयं को लिटिल एजेंट्स जाने की तैयारी में जुट गई। उसे कुछ पैसे को किराए पर देने के लिए एडवांस मिल गए। उसने आराध्या को फीस देकर उसे कोटा रवाना किया और स्वयं भी लिटिल एजेंट्स रवाना हो गई। वहां जाकर सुमन एक एक दिन गिन रही थी कि कब 9 माह पूरे हो जाए और उस दंपति को बच्चा सौंप अपने घर लौटे। 5वां महीना पूरा हुआ। उस बच्चा उसके पेट में हलचल करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि लड़का होगा या लड़की, क्या थोड़ी शक्ल उससे भी मिलती होगी। आखिर खून तो बच्चे की रगों में सुमन का ही दौड़ रहा है। क्या उसकी शक्ल उसकी बेटी आराध्या से मिलती जुलती होगी। वह बराबर अपने पेट पर हाथ फिराकर बच्चे को महसूस करने की कोशिश करती और सोचती कि काश उसके पति भी यहाँ होते। उसके शरीर में हार्मोन्स भी बदलने लगे थे। उसके पति हर हफ्ते उसको अपना ध्यान अच्छे से रखने की सलाह देते रहते। जैसे तैसे सुमन ने 9 महीने काट लिए। 9 माह पूरे होते ही सुमन ने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया। वे दंपति अपने बच्चे को लेने के इंतजार में थे। सुमन उसे जी भरकर देखना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, उसे अपना दूध पिलाना चाहती थी। किंतु अस्पताल वालों ने झट से बच्चा उस दंपति को दे दिया। सुमन कहती रही कि उसे कुछ समय तो बिताने दो बच्चे के साथ। आखिर उसने 9 माह उसे पेट में पाला है। लेकिन अस्पताल वाले नहीं चाहते कि सुमन का उस बच्चे से कोई भावनात्मक लगाव हो, इसलिए उन्होंने उसे कागजी कार्रवाई की शर्तें याद दिला दी। उनके मुताबिक सुमन का उस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। सुमन की ममता चित्कार कर रही थी कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसने अपनी कोख 9 माह किराए पर क्यों दी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसा ममता बिक गई हो। वह मन ही मन सोच रही थी कि वाह रे शिक्षा के बाजारीकरण, तूने तो एक माँ से उसकी ममता भी खरीद ली। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको सुमन का ये निर्णय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।